हेलो स्टूडेंट, आज अपने करेंगे टॉपिक मानव पर्यावरण संबंध के अध्ययन के उपागम। इसमें मानव पर्यावरण के मध्य सह संबंधों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है, जिनका बोध विभिन्न विचारधाराओं के रूप में परिलक्षित होता है। ये विचारधाराएं आगे जो अपने करेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। मानव पर्यावरण संबंधों का जो अध्ययन है वो निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद उपागम या विचारधाराओं के अनुसार अपने करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या है? इस उपागम का अभिप्राय यह है कि मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा होता है। वातावरण ही मानव के जीवन यापन के ढंग को अर्थात भोजन, वस्त्र, मकान, आर्थिक, उद्योग, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक प्रतिरूप को निर्धारित करता है। यह वातावरण से अभिप्राय केवल भौतिक वातावरण से था। इसमें मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है उसमें क्या है, पहले तो अपने इसका वर्ड मीनिंग देखें। निश्चयवाद का मतलब है निश्चित, डिटरमाइन। जो प्रकृति ने निश्चित कर दिया, मनुष्य उसके अनुसार ही अपने आप को अनुकूलित करेगा, समायोजित करेगा। जो वातावरण या प्रकृति की जो शक्तियाँ होंगी, जिस प्रकार से वहाँ का वातावरण होगा, प्राकृतिक शक्तियाँ होंगी, मनुष्य को उसी अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। जिस प्रकार से दूसरी जो जातियाँ होती हैं, प्राणियों की जातियाँ होती हैं, वो अपने आप को अनुकूलित करती हैं। जो तो अनुकूलित कर लेती हैं वो तो लंबे समय तक बनी रहती है, और जो अनुकूलित नहीं कर पाती अपने आप को तो वो नष्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से जो भी मनुष्य के भोजन, वस्त्र, जीवन यापन का ढंग है, मकान है, आर्थिक उद्योग हैं, आर्थिक धंधे, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, सामाजिक संगठन, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरूप, वो सब किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? प्राकृतिक वातावरण के द्वारा। उसमें वातावरण का मतलब भौतिक वातावरण है, ना कि मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण। संक्षेप में अपने कह सकते हैं कि वातावरण निश्चयवाद का अर्थ यही है कि वातावरण ही किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव वर्ग के क्रियाकलापों और आचार विचारों को निश्चित करता है। तो ये अपने किस में पढ़ेंगे? पर्यावरणीय निश्चयवाद में। ठीक है, कि पर्यावरण ही है जो मानव वर्ग के क्रियाकलापों और आचार विचारों को निश्चित करता है। निश्चयवाद का मतलब निश्चित करता है। इसमें टॉपिक है जन्म तथा विकास। वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का जन्म और विकास जर्मनी में हुआ था, इसलिए इस सिद्धांत को जर्मन विचारधारा भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजेल थे। निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। और जन्म और विकास जर्मनी में हुआ है, इसी वजह से इसे जर्मन विचारधारा कहते हैं। तो रेटजेल ने वातावरण मानव संबंधों में वातावरण को ही अधिक प्रभावशाली माना है। जो वातावरण मानव संबंध है उसमें ज़्यादा प्रभावशाली किसे माना है? वातावरण को। इसीलिए निश्चयवाद इसे कहा जाता है। वह संसार के विभिन्न भागों में मनुष्य के रहन सहन, आर्थिक उद्योग और सामाजिक संस्कृति को वातावरण की ही देन मानता था। उसने अपना एक ग्रंथ लिखा, एंथ्रोपोजियोग्राफी। उसमें मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव को माना है। मानव भूगोल एंथ्रोपोजियोग्राफी उसने एक ग्रंथ लिखा जिसमें मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव को उसने माना है। उसने क्या कहा कि समान दशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती है। उसका ये कथन था कि अगर प्राकृतिक दशा एक जैसी है दो क्षेत्रों की, तो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी जीवन शैली भी एक तरह की ही होगी, अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि पर्यावरणीय दशाएं समान है। कहने का मतलब कि पर्यावरण के ऊपर पर्यावरण का प्रभाव उन दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर समान प्रकार से पड़ रहा है। इसी वजह से उनकी जो जीवन शैली है वो एक ही प्रकार की
होगी। आगे है कार्ल रिटर तथा हम्बोल्ट का कथन पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में। पर्यावरणीय निश्चयवाद को पुष्ट करने का कार्य कार्ल रिटर तथा हम्बोल्ट ने किया था। कार्ल रिटर की मानव केंद्रित विचारधारा से इसका विकास हुआ। इन्होंने प्रकृति द्वारा मानव पर डाले गए प्रभावों का विवरण अपनी पुस्तक यूरोपा में दिया था। हम्बोल्ट ने इस विचारधारा को स्पष्ट वैज्ञानिक ढंग से देखा तथा अपने ग्रंथ कॉस्मोस में पर्यावरणीय शक्तियों को सर्वोपरि मानते हुए लिखा कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहाँ की जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब रिटर और हम्बोल्ट ये भी जर्मनी के थे, इन्होंने भी पर्यावरणीय निश्चयवाद को पुष्ट किया और इसमें रिटर की जो मानव केंद्रित विचारधारा है उसने प्रकृति के मनुष्य पर प्रभावों को अपनी पुस्तक यूरोपा में बताया और हम्बोल्ट ने अपनी इस विचारधारा को कि प्रकृति मनुष्य पर प्रभाव डालती है वो कॉस्मोस में बताया कि पर्यावरणीय शक्तियाँ सर्वोपरि होती हैं और इसी वजह से जो भूमध्य सागरीय सभ्यता है वहाँ उस सभ्यता के विकास की वजह वहाँ पाई जाने वाली विश्व में सबसे उत्तम जलवायु है कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहाँ पाई जाने वाली उत्तम जलवायु की भूमिका है। इसके बाद आएगा चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक जीवों की उत्पत्ति में बताया कि मानव समाज का विकास प्राकृतिक वातावरण के आधार पर होता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने भी यही बताया कि मानव समाज है जो उसका विकास है वो प्राकृतिक वातावरण के आधार पर ही होता है। हिकल ने क्या बताया? हिकल ने डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर पर्यावरणीय तत्व को महत्व प्रदान किया। तो ये जो अपने भूगोलवेताओं का नाम बता रहे हैं वो किस में आ रहे हैं? सारे पर्यावरणीय निश्चयवाद का जो समर्थक हैं, मतलब जो ये मानते हैं कि वातावरण मानव पर प्रभाव डालता है और उससे ही मानव की जो क्रियाकलाप है, संस्कृति है, वो प्रभावित होती है और निर्मित होती है। इसके बाद डेमोलेंस ने अपने ग्रंथ सामाजिक भूगोल में पर्यावरणीय शक्तियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार करते हुए समाज को पर्यावरण की उपज बताया। तो इसने भी पर्यावरण को ही कारण माना समाज की उत्पत्ति का, क्योंकि पर्यावरण के प्रभावों से ही अलग अलग जो मनुष्य के क्रियाकलाप हैं वो प्रभावित होते हैं और संस्कृति समाज विकसित होते हैं। आगे विलियम मॉरिस डेविस, एलन चर्चिल सैम्पल और एल्सवर्थ हटिंगटन, ये तीनों भूगोलवेता अमेरिकन भूगोलवेता हैं और इन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद को और अधिक सशक्त बनाया, या अपने ऐसे कह सकते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाई। डेविस ने क्या कहा? डेविस ने मानव को प्रकृति से संयोजित करने का प्रयास किया। इन्होंने मानव तत्वों पर भौतिक तत्वों का नियंत्रण एवं प्रभुत्व बताया। तो इसने क्या बताया कि मानवीय तत्व जो हैं वो भौतिक तत्वों द्वारा नियंत्रित होते हैं और मानवीय तत्वों पर भौतिक तत्वों का प्रभुत्व रहता है। सैंपल, इसने बहुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं निश्चयवाद से संबंधित। जो सैंपल है वो रेडजल की शिष्या थी। सैंपल ने 1911 में अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का प्रकाशन कर पर्यावरणवाद की संकल्पना को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उसने कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। सैंपल ने अपने कथन में पूर्ण रूप से मनुष्य पर वातावरण का नियंत्रण तथा प्रभाव बताते हुए लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है,
उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष कठिनाइयाँ उपस्थित की है, जिससे शरीर को बल मिलता है और बुद्धि को तीव्रता। पृथ्वी ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी है और साथ ही साथ उसके कान में उन समस्याओं का हल भी बतला दिया है। वह उसकी हड्डी, मांस तथा आत्मा में प्रवेश कर गई है। उसने जो प्रकृति है उसका बहुत महत्व माना है। सिर्फ इतना ही नहीं माना कि प्रकृति या पृथ्वी है उसका बच्चा है मानव। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो सिर्फ पृथ्वी तल की उपज ही है, वरन यह भी है कि पृथ्वी ने ही उसका पालन पोषण किया है, उसकी कर्तव्य निश्चय दिए हैं, उसे नए नए विचार दिए हैं, उसके सामने कठिनाइयाँ प्रस्तुत की है, जिसके उसका मस्तिष्क का विकास हुआ है, समस्याएं उपस्थित की है, जिससे उसका और विकास होता है, शरीर को बल मिलता है। ठीक है, तो जैसे नौ संचालन और सिंचाई समस्याएं दी और उनके साथ साथ ही उन समस्याओं का हल भी बता दिया। तो मतलब पूर्ण रूप से जो प्रकृति है, पृथ्वी है, उसने मनुष्य के विकास को बढ़ावा दिया है या मनुष्य को और विकसित होने में सहायता की है। इतना योगदान है प्रकृति का मनुष्य को विकसित करने में, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी तल की ही उपज है। आगे है एक स्टेटमेंट एल्सवर्थ हंटिंगटन। इसके अनुसार सभ्यता के विकास में जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है, कि जो सभ्यता है उसके विकास में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? जलवायु की होती है। जिस प्रकार की जलवायु वहाँ मिलेगी, अच्छी या स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वहाँ मिलेगी, तो वहाँ सभ्यताओं का विकास, विकसित सभ्यताएं अपने को मिलेंगी। यहाँ स्वास्थ्यपूर्ण जलवायु नहीं होगी या रहने के अनुकूल दशाएं नहीं होगी, वहाँ सभ्यताओं का विकास नहीं होगा या विकसित प्रकार की सभ्यता वहाँ पर विकसित नहीं हो सकती हैं। जैसे जो नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ है, वहाँ पर आदर्श परिस्थितियाँ ही पाई जाती हैं, तभी उन सभ्यताओं का विकास देखने को अपने को मिलता है। इसके बाद निश्चयवाद के बाद अपने पढ़ेंगे संभववाद। ये निश्चयवाद के बाद में आई हुई विचारधारा है। इसमें क्या है कि संभववाद की विचारधारा का सिद्धांत यह है कि वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है और मानव अपनी छांट या चॉइस के द्वारा उनका उपयोग चाहे तो कर सकता है और न चाहे तो नहीं। वहाँ क्या था कि जो प्रकृति ने निश्चित कर दिया, या ऐसे कहा गया था कि जो मनुष्य है उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव है, प्रकृति के नियंत्रण में है मनुष्य। जो निश्चित हो गया उसके अनुसार ही मनुष्य को अपना समायोजन, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर वहाँ बाढ़ आ रही है तो बाढ़ आएगी, उसको बाढ़ को सहना पड़ेगा या उससे दूर भागना पड़ेगा। सूखा पड़ रहा है तो उसे सूखे को सहना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से दूर भागना पड़ेगा। लेकिन और दूसरी बात कि जो भी उसके सामने परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार ही, मतलब कहीं जगह पे, अलग अलग जगहों पे अगर समान प्रकार की परिस्थितियाँ हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों का जो जीवन यापन का ढंग, तौर तरीके, संस्कृति है वो भी एक जैसी ही होगी। लेकिन यहाँ कुछ अलग है। ये क्या कहते हैं कि वातावरण जो है, प्रकृति जो है, वो क्या करती है? सिर्फ संभावनाएं प्रस्तुत करती है। अब उन संभावनाओं को मनुष्य कैसे उपयोग करता है, ये करता है, करे ना करे, ये उसके ऊपर निर्भर है। और कैसे उपयोग करता है, ये प्राकृतिक वातावरण के ऊपर निर्भर नहीं करता कि दो प्रदेशों में समान प्रकार का प्राकृतिक वातावरण है तो वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन यापन का ढंग भी एक जैसा होगा, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि प्रकृति ने दो क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में एक प्रकार की दशाएं प्रस्तुत कर दी, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों का जो मस्तिष्क का विकास है, उनके पास जो तकनीक है, उनके पास जो ज्ञान है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि दोनों उस समान संभावना का या समान प्राकृतिक दशा का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर किसी के सामने
मतलब जंगल आ गए, जंगल प्रकृति ने प्रदान किए हैं। अब कोई उन जंगलों को काट कर लकड़ी जलाने के लिए काम में लेगा, कोई वहाँ पर उन पेड़ों को काट कर जलाकर वहाँ राख बनेगी और उसको मिट्टी में मिलाकर और वहाँ खेती करेगा, कोई उन जंगलों को काट कर फर्नीचर या इमारती लकड़ी बनाएगा। तो ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? जो मनुष्य है, प्रकृति ने उसे जो संभावना दी है उसका वो कैसे उपयोग करेगा। या फिर अपने जैसे एग्जाम्पल दें बाढ़ का और सूखे का, कि निश्चयवाद के अनुसार तो मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा, बाढ़ आती है तो बाढ़ आएगी ही और सूखा पड़ता है तो सूखा पड़ेगा ही। लेकिन संभववाद वाले क्या मानते हैं कि मनुष्य के पास अगर तकनीक है, और ऐसा एग्जाम्पल अपने को देखने को भी मिलता है कि जिन इलाकों में बाढ़ आती थी वहाँ पर नदियों पर क्या बना दिए गए? बांध बना दिए गए, उनके पानी को रोक लिया गया, बाढ़ को नियंत्रित किया गया। सिर्फ नियंत्रित बाढ़ को ही नियंत्रित नहीं किया गया बल्कि वहाँ उन बांधों से नहरें निकाल कर उन इलाकों में पहुँचाई यहाँ सूखा पड़ता था, जैसे राजस्थान में, ठीक है, और वहाँ पर भी सिंचाई कार्य होने लग गए। संभव हुआ कि नहीं हुआ कि दोनों जगहों पे बाढ़ को भी नियंत्रित कर लिया और सूखे को भी नियंत्रित कर लिया। तो ये कैसे संभव हुआ? मनुष्य के ज्ञान द्वारा, कि प्रकृति ने तो उसके सामने ये संभावनाएं या ये दशाएं प्रस्तुत कर दी थी कि बाढ़ और सूखे वाली, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया ये मनुष्य पर निर्भर है। ऐतिहासिक प्रवेश में भी इसका अपने उदाहरण देखें तो जो पानी है या जल है, पीने का पता या पीने का जो उपयोग है, पानी पीना है, ये तो जानवरों को भी पता होता और मनुष्य को भी पता था। अब मनुष्य जैसे जैसे विकास करता गया उसने इसका उपयोग सिंचाई के लिए, इसका उपयोग परिवहन के लिए, इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में भी किया। ये किससे संभव हुआ? दशा तो सिर्फ एक जैसी ही थी, संभावना कि जल है, लेकिन उसका अलग अलग प्रयोग किससे संभव हुआ? मनुष्य के तकनीकी विकास द्वारा। ये इसमें समझाया गया है संभववाद में कि प्रकृति सिर्फ संभावना प्रस्तुत करती है, उसका उपयोग करना ना करना मनुष्य के ऊपर निर्भर है, करे ना करे, करे तो कैसे करे। आगे है मानव पर्यावरण अंतर संबंधों को व्यक्त करने वाली यह एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार मानव पर्यावरण की कठपुतली व इसका दास नहीं है, जैसा निश्चयवाद वाले मानते थे। यद्यपि वह प्रकृति से प्रभावित होता है तथापि वह अपने बुद्धि, बल तथा कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। इन्होंने ये तो माना कि मनुष्य प्रकृति से प्रभावित होता है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य अपनी बुद्धि, बल, कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। समय बीतने के साथ साथ विज्ञान एवं तकनीकी का विकास होता है और मनुष्य की प्रकृति पर विजय पाने की क्षमता बढ़ जाती है। मनुष्य ने अपनी कार्यकुशलता के बल पर ही आदिकालीन जीवन को छोड़कर आधुनिक जीवन में प्रवेश किया है। उसने वनों को काटकर कृषि शुरू की है और साथ ही पशुपालन का लाभ उठाया है। नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई की सहायता से मरुभूमियों में कृषि की है और बाढ़ और सूखे दोनों को खत्म करने का प्रयास किया है। खनिजों का उपयोग करके उद्योग धंधे स्थापित किए हैं, नगरों और परिवहन मार्गों का विकास किया है और यहाँ तक कि अंतरिक्ष की खोज की है। ये सभी मनुष्य के प्रकृति पर विजय के उदाहरण है। तो ये अपने जो पहले भी कुछ एग्जाम्पलों की अपने बात यहाँ कर चुके थे, उदाहरणों की बात यहाँ कर चुके थे, तो उनमें से कुछ उदाहरण और यहाँ आपको देखने को मिले हैं। तो जो भी मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके जैसे कृषि की है, नहरें निकाली है या उद्योग धंधे स्थापित किए हैं, परिवहन मार्ग स्थापित किए हैं, तो वो क्या है? वो है मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया उसका सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण को इस्तेमाल करके उसने क्या बनाया है? अपना सांस्कृतिक वातावरण बनाया है। संभववाद की विचारधारा का विकास फ्रांस में हुआ, इसलिए इसे फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। जैसे निश्चयवाद की विचारधारा का विकास कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और संभववाद की विचारधारा का विकास कहाँ हुआ है? फ्रांस में। इसी कारण इसे फ्रांसीसी विचारधारा कहते हैं। लुसियन फैब्रे ने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? लुसियन फैब्रे ने। और विडाल डी ला ब्लाश को सही अर्थों में संभववाद का प्रतिपादक माना जाता है। जैसे
रैडज़ेल को निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाता है, वैसे ही विडाल डिला ब्लाश को संभववाद का प्रतिपादक माना जाता है। अब कुछ उदाहरण हैं कि संभववाद को कैसे परिभाषित किया है कुछ भूगोलवेताओं ने। जैसे सबसे पहले है लूसियन फेब्रे। इसने क्या कहा, यहाँ आवश्यकताएं नहीं अपितु सर्वत्र संभावनाएं हैं और मानव इन संभावनाओं का स्वामी है। जैसे निश्चयवाद वाले मानते हैं कि निश्चित है या नेसेसरी है कि ऐसे ही होगा, जैसे प्रकृति ने निश्चित कर दिया। ये क्या कहते हैं कि यहाँ कहीं भी आवश्यकताएं नहीं है कि ऐसे ही होगा, यहाँ क्या है, सर्वत्र संभावनाएं हैं कि प्रकृति सिर्फ संभावनाएं उत्पन्न करेगी कि ये संभावनाएं आपके सामने, उन संभावनाओं को कैसे इस्तेमाल करना है ये मनुष्य पर निर्भर है, उसके तकनीकी बुद्धि विकास पर निर्भर है। ठीक है, आगे है विडाल डिला ब्लाश। इसने क्या कहा, इसने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में उसके मानव भूगोल संबंधी सिद्धांत दिए हैं, उसके भौगोलिक एकता का सिद्धांत दिया तथा मनुष्य को सक्रिय भौगोलिक कारक माना। उसने भौगोलिक एकता का सिद्धांत दिया है विडाल डिला ब्लाश ने, और मनुष्य को एक सक्रिय भौगोलिक कारक माना है। ब्लाश ने मानव के सक्रिय योगदान को महत्व देते हुए प्रकृति के सीमित प्रभाव को ही मान्यता दी और लिखा, प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक कभी नहीं होती, कि प्रकृति सिर्फ परामर्शदाता है। ठीक है, परामर्शदाता से अधिक कुछ नहीं है। उस परामर्श को मनुष्य इस्तेमाल करे ना करे, कैसे करे, ये उसके ऊपर निर्भर है। प्रकृति का यहाँ पे कोई भी रोल या भूमिका नहीं मानी उन्होंने। आगे है जीन ब्रोंश। इनकी पुस्तक मानव भूगोल सन 1910 में प्रकाशित हुई। इन्होंने कहा कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरन उसे परिवर्तित करने के लिए क्रियाशील रहता है। कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के प्रभावों को चुपचाप सहन नहीं करता रहता कि जैसा प्रकृति करेगी उसे सहन करता रहेगा, बल्कि उसे अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता रहता है, परिवर्तन करने के लिए क्रियाशील बना रहता है। आगे है ईसा बोमेन। ईसा बोमेन ने अपनी पुस्तक द पायनियर फ्रिंज में बताया कि वातावरण के भौगोलिक तत्व संकुचित तथा विशिष्ट अवस्था में स्थिर हैं। जैसे ही वे मानव के संपर्क में आते हैं वे मानवता की भांति क्रियाशील हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो भौतिक वातावरण है, जो तत्व हैं वो संकुचित हैं और विशिष्ट अवस्था में स्थिर पड़े हैं। वो क्रियाशील कब होते हैं? जब वो क्रियाशील मानव के संपर्क में आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं। आगे कथन है कार्लो सावर का। इसने भी मानवीय कौशल और क्षमता को महत्व दिया है। इन्होंने भी क्या बताया है कि मानवीय कौशल और क्षमता को महत्व है। कैसे? कि मानव अपने कौशल और क्षमता के आधार पर ही प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। अगली विचारधारा अपने करेंगे नवनीतिवाद। यह निश्चयवाद और संभववाद विचारधाराओं के बाद में आई थी। इन दोनों के बीच का रास्ता लेकर, बीच का मार्ग लेकर, क्योंकि निश्चयवाद वाले प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और मनुष्य को तुच्छ मानते थे, और संभववाद वालों ने ये कहा कि प्रकृति कुछ नहीं है, जो भी है वो मनुष्य है, जैसा चाहे वो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। फिर नई विचारधारा आई कि ऐसा नहीं है, दोनों साथ मिलकर ही चल सकते हैं। कैसे? वो अपने आगे इसमें पढ़ते हैं। यह वातावरण तथा संभववाद के बीच की विचारधारा है, जिसे भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने विकसित किया। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद या नीतिवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो नई विचारधारा है नवनीतिवाद, इसे रुको और जाओ नीतिवाद भी कहा जाता है, और इसे विकसित करने का जो श्रेय है वो ग्रिफिथ टेलर को जाता है। और यह विचारधारा वातावरणवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार किसी देश के लिए वही आर्थिक कार्यक्रम सर्वोत्तम है जो कि मुख्यतः
प्रकृति द्वारा निर्धारित है। मानव समुचित या अनुकूल निर्णय लेकर देश या प्रदेश के विकास की गति को तेज कर सकता है या धीमे कर सकता है अथवा रोक सकता है, परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति के दिशा निर्देशों से विचलित नहीं होना चाहिए। अर्थात मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध सहयोगपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण चाहिए, न कि शत्रुतापूर्ण। इसने क्या समझाया कि कोई भी जो देश है वो अपना जो विकास या आर्थिक विकास का कार्यक्रम करता है वो वही सर्वोत्तम है जो प्रकृति द्वारा निर्धारित है। मतलब प्रकृति द्वारा जो सीमाएं निश्चित की गई हैं उन सीमाओं के अंदर रहकर ही अगर वो अपना आर्थिक विकास करता है तो ही वो सर्वोत्तम कार्य है। ठीक है। मानव समुचित या अनुकूल निर्णय लेकर देश या प्रदेश के विकास की गति को तेज कर सकता है, कि मानव के ऊपर है कि वो कैसा निर्णय लेता है। सर्वोत्तम तो ये है कि प्रकृति की सीमा के अंदर रहकर अपना विकास करे, लेकिन वो अपने निर्णय लेकर, अपने अनुकूल निर्णय लेकर विकास की गति को तेज कर सकता है, धीमे कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन बुद्धिमत्ता किसमें है? उस बात में कि वो प्रकृति द्वारा जो निर्धारित दिशा निर्देश हैं या प्रकृति द्वारा निर्धारित जो सीमा है उस सीमा के अंदर रहकर ही, उस सीमा से विचलित हुए बिना ही जो वो विकास करता है वही विकास सर्वोत्तम है और उसी में उसकी भलाई है आने वाले समय में भविष्य के लिए। और कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, न कि शत्रुतापूर्वक, कि वो सिर्फ यही सोच कर कि मैंने आर्थिक विकास करना है और प्रकृति का चाहे दोहन अंधाधुंध दोहन होता रहे, नष्ट होती रहे, उसका विनाश होता रहे, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक विकास नहीं कर पाएगा, प्रकृति का उस क्षेत्र में विनाश हो जाएगा। ठीक है। तो इन्होंने एक आगे बताया कि मानव की जो भूमिका है वो महानगर के एक ट्रैफिक नियंत्रक की भांति है, जो कि यातायात की गति को नियंत्रित तो कर सकता है परंतु उसकी दिशा नहीं बदल सकता। इन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य है उसकी भूमिका कैसी है प्रकृति में? एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है, जो रोक सकता है ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रेड लाइट चलाकर, है ना। रेड लाइट बंद होकर जो ग्रीन लाइट होती है उसके बाद में जो ट्रैफिक है वो सामने जा सकता है, लेफ़्ट साइड जा सकता है या राइट साइड जा सकता है। वो ये नहीं कर सकता कि वो यू टर्न ले ले, वापस मुड़ जाए, क्योंकि पीछे बहुत सारा ट्रैफिक होता है। ठीक है, इस बात को समझ रहे हो? तो इसको उसने इस सापेक्ष में उपयोग किया है कि मनुष्य प्रकृति में थोड़ा बहुत रूपांतरण उसकी सीमा में रहकर उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसे परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर वो परिवर्तन करेगा तो उसका मूल्य उसको चुकाना पड़ेगा। अभी भी आपके वर्तमान समय में भी बहुत सारे उदाहरण जो हैं जिसमें मनुष्य ने अगर प्रकृति को परिवर्तित पूर्ण रूप से बदलना चाहा, परिवर्तन करना चाहा, तो बहुत सारी समस्याएं सामने खड़े हो गई। जब वो अपने पहले भी कई बार बात कर चुके हैं इस टॉपिक में कि जैसे वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, हरितगृह प्रभाव जिसे अपने कह देते हैं, ओजोन परत का अपक्षय, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा निम्नीकरण, मृदा अपरदन आदि जो समस्याएं अपने सामने आ रही है, ये किसका उदाहरण है कि मनुष्य ने प्रकृति को बदलना चाहा, उसे परिवर्तन करना चाहा, उसके साथ शत्रुतापूर्ण संबंध बनाया, तो उसका जो अपने कहें परिणाम है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरीके से इसने बताया कि प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को साथ मिलकर चलना चाहिए। मनुष्य को जो अपना विकास है वो प्रकृति की सीमाओं के अंदर रहते हुए ही अपना विकास करना चाहिए, उन सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए, तभी ही सह-पोषणीय विकास हो सकता है, जिसे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। कि वर्तमान की जो पीढ़ियां हैं वो भी प्राकृतिक संसाधनों को या प्राकृतिक वातावरण को उपयोग कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपने उस प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रख सकें, स्वच्छ पर्यावरण को बचा कर रख सकें। इसी को ही संपोषणीय विकास कहते हैं। तो ये समझाना चाहते थे इस उदाहरण के माध्यम से, नवनीतिवाद के माध्यम से। नव निश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं।
जॉर्ज टेथम ने इसे क्रियात्मक संभववाद कहा